Guys, this is Kamlesh Verma and I welcome you all in Aurora IAS, and this is chapter number 6 of our economics shield series in which we are going to start with money and capital market. ठीक है, money and capital market. So first let me tell you something about money and capital market, that is about its importance and everything. सो देखो, सबसे पहली बात तो हम इस चैप्टर को अभी क्यों चालू कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा, इसके बाद एक्चुअली में हमें चालू करना था बैलेंस ऑफ पेमेंट और जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है वो सेक्शन चालू करना था। ठीक है, बट स्टिल आई एम स्टार्टिंग दिस पार्ट, दैट इज पावर स्टोन, दैट इज मनी एंड कैपिटल मार्केट। देखो, देयर इज अ रीज़न फॉर इट। ठीक है, रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि भाई अभी तक हमने क्या पढ़ा। अभी तक हमने इन्फ्लेशन पढ़ा, ठीक है, बैंकिंग पढ़ी, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी, फिजिकल पॉलिसी पढ़ी, टैक्सेशन पढ़ा। इन सब में हमने एक चीज़ कॉमन पढ़ी, वो ये थी कि भाई अगर हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर हमें बैंकिंग में ज़्यादा पैसा चाहिए तो फिर मनी चाहिए, वही बोरो करना पड़ेगा। सेम मॉनेटरी पॉलिसी में ऊपर नीचे करना पड़ेगा। फिजिकल पॉलिसी, टैक्सेशन, हर किसी में हमने रिगार्डिंग बोरोइंग या फिर मनी सप्लाई कंट्रोल के बारे में पढ़ा। और ये सब एक्चुअली में होता कहाँ है? मार्केट में। कौन से मार्केट में? या तो शॉर्ट टर्म मार्केट में या फिर लॉन्ग टर्म मार्केट में। शॉर्ट टर्म मार्केट को क्या बोलते हैं? मनी मार्केट। ठीक है, लॉन्ग टर्म मार्केट को क्या बोलते हैं? कैपिटल मार्केट। क्या बोलते हैं? कैपिटल मार्केट। ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर चालू किया। देखिए, मेरा पर्पस ये था कि एक्चुअली मैं पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लूँगा, मतलब जिसमें क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। आई नो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट और ये हमारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे एज़ कम्पेयर टू मनी एंड कैपिटल मार्केट। बट मनी एंड कैपिटल मार्केट आपका, आप कह सकते हैं, जो इतना पार्ट था, मतलब अप्रोक्सीमेटली 5 चैप्टर थे जहाँ से आप 60 to 70% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसका ये आखिरी पार्ट है। ठीक है, वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद आपको इन सब में आप जहाँ तक कि तुक्का भी मार सकते हैं, मतलब आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं और मतलब कह सकते हैं तुक्का मतलब कि अच्छे गैसेस मार सकते हैं। ठीक है, अच्छे गैस कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि किस में 50-50 फंस सकता है। तो आप कह सकते हैं मतलब ये तरीके से पूरे तरीके से ये चीज़ों को ख़त्म कर देगा। मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये हमारा पूरा ये मतलब ये वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सा आपके सामने एक चीज़ आएगी, वो है फैक्ट 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 एंड फैक्ट। ठीक है, बस आपको यहाँ पीओबी में हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट आएगा, बाकी हर जगह से फैक्ट्स आएंगे। ओके, तो इसके बाद आप चाहें तो खुद से भी पढ़ सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि भाई पूरे लेक्चर देखें। बट जो मेरा पर्पस था आपको कॉन्सेप्ट देने का, वो मैंने दे दिया। इस चैप्टर के बाद वो भी मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, अब इससे पहले कि मैं मनी और कैपिटल मार्केट में पढ़ूँ, उससे पहले मैं आपको हमारे पीजीपी ग्रुप के बारे में बताना चाहूँगा, जिसमें 35+ स्टूडेंट्स आर राइटिंग मीन्स फ्रॉम आर साइड, जिसके प्रूफ्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई भी इशू होता है रिगार्डिंग आर प्रोग्राम, सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज 2 नंबर्स एंड दीज आर माइंड मैप बुक्स, जिनको आप परचेज कर सकते हैं अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से। ठीक है, अब देखो हम चालू करते हैं मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो देखो, मनी मार्केट इज़ वेरी शॉर्ट। ठीक है, मनी मार्केट मुश्किल से 2 से 3 लेक्चर में हो जाएगा। आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट इन 2 लेक्चर्स, बिकॉज इसके बाद 4 से 5 लेक्चर लेके अप्रॉक्सीमेटली मेरा ये फंडा है कि ये पूरे सेक्शन को, मनी एंड कैपिटल मार्केट को, बिकॉज इससे क्वेश्चन कम आते हैं, तो 7 से 8 लेक्चर में कंप्लीट किया जाए। बट ये इंटरेस्टिंग बहुत होगा। जिसने हर्षद मेहता देख ली उसको तो और इंटरेस्टिंग रहेगा ये, बिकॉज आपने भी हर्षद मेहता के बाद थोड़ा बहुत स्टॉक, SIP, म्यूचुअल फंड चालू किया होगा, है ना। वो सबका है क्रेज एक्चुअली, हर किसी में। ओके, सो यहाँ पर हम ये सब डिस्कस करेंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक है बट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इसलिए जितना समझ में आया उतना समझ लेना। बट आई गारंटी कि आपको 100% चीज़ें समझ में आएंगी अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे हो, उससे पहले जो पिछली सीरीज़ देखी हो। ठीक है, तो देखो, मार्केट 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, मार्केट 2 टाइप के होते हैं इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। अब इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन ये किस टाइप के 2 मार्केट आ गए? इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन ये 2 टाइप के मार्केट आ गए कि भाई आप कितने दिन के लिए बोरो कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 365 डेज मतलब 1 ईयर से ऊपर बोरो करने वाले हो, 1 ईयर से ऊपर बोरो करने वाले हो, देन दैट विल बी कॉल्ड एज कैपिटल मार्केट। ठीक है, देन दैट विल बी कॉल्ड एज कैपिटल मार्केट। अगर आप 1 ईयर से ऊपर बोरो करोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि भैया आपने मुझसे पैसे मांगे 5 सालों के लिए, तो 1 साल से ऊपर है, मतलब दैट विल बी पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट। तो वो आपको कहाँ से पैसे बोरो करने पड़ेंगे? कैपिटल मार्केट से। वो आप मनी मार्केट से बोरो नहीं कर पाएंगे। कैपिटल मार्केट का बेस्ट एग्जांपल है स्टॉक एक्सचेंज। क्या है? स्टॉक एक्सचेंज। मतलब जहाँ पर हर्षद मेहता, दलाल स्ट्रीट, इट इज़ नॉट द वॉल स्ट्रीट ऑफ अमेरिका, इट इज़ दलाल स्ट्रीट ऑफ मुंबई। ठीक है, समझ में आया? ओके, बस वही स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, कैपिटल मार्केट 1 ईयर से ऊपर, याद रखना, इसको भूलना नहीं। इसके बाद मनी मार्केट लेस देन 1 ईयर। ठीक है, लेस देन 1 ईयर, जब वो 1 साल से कम होगा। ठीक है, जब वो 1 साल से कम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको 6 महीने के लिए पैसे चाहिए, 4 महीने के लिए पैसे चाहिए, 3 महीने के लिए पैसे चाहिए, मतलब अगर वो 364 ड्यूरेशन बता रहा है तो वो मनी मार्केट के अंदर आएगा, याद रखना। ठीक है, जब वो 365
या 365 से ग्रेटर हो जाएगा, देन दैट विल बी कॉल्ड एज कैपिटल मार्केट, ठीक है, देन दैट विल बी कॉल्ड एज कैपिटल मार्केट। मतलब 364 तक इट विल बी कॉल्ड एज मनी मार्केट। भूला नहीं, मैंने मतलब कैपिटल मार्केट में ये साइन लगाया, मतलब इक्वल टू और ग्रेटर देन, मतलब जब 365 डेज के इक्वल भी हो जाएगा और ग्रेटर देन भी हो जाएगा, देन दैट विल बी कॉल्ड एज कैपिटल मार्केट। तो आई थिंक आपको दोनों मार्केट के बीच में डिफरेंस आ गया है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो जो हमारा मनी मार्केट होता है, पहले हम मनी मार्केट को कंप्लीट करेंगे बिकॉज इट विल टेक जस्ट अराउंड 2 to 3 लेक्चर्स। उसके बाद हम कैपिटल मार्केट में आएंगे, ठीक है। तो आई एम स्टार्टिंग नाउ कैपिटल मार्केट। पहले आपको दोनों का डिफरेंस बता दिया कि भाई मनी मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है। अब नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द मनी मार्केट, ठीक है। आप देखो मनी मार्केट को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। मनी मार्केट को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहला आता है ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, दूसरा आता है अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। अब कैन यू गिव मी द एग्जांपल ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, देखो अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट मतलब भाई कोई मार्केट ऐसा है ही नहीं, ठीक है। एक तरीके से कोई साहू जी बैठ गए हैं, लाला बैठ गया है, ठीक है, लाला बैठ गया है और वो किसानों का एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है। मतलब लोग लाइन में लगे हैं, ठीक है, लाइन में लगे हैं इस तरीके से, और लोग उससे आके पैसा दे रहे हैं, वो चक्रवर्ती ब्याज मार रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट मार रहा है और अपने हिसाब से चीज़ों को चला रहा है। मतलब दिस इज अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। दिस इज नॉट रेगुलेटेड बाय एनी रेगुलेटर, दिस इज नॉट रेगुलेटेड बाय एनी रेगुलेटर। इसको कोई रेगुलेट नहीं करता। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप इसमें कैटेगराइज कर सकते हैं, अगर आप अपने कोई फैमिली मेंबर से 6 महीने के लिए लोन ले तो उसको भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ड्यूरेशन इज लेस देन 365 डेज, ठीक है। पहली चीज़ ड्यूरेशन इज लेस देन 365 डेज, एंड दूसरी चीज़ कि भैया इसे कोई भी रेगुलेट नहीं कर रहा, जिसका कोई रेगुलेटर नहीं होता है, ठीक है। व्हेन देयर इज नो रेगुलेटर देन दैट विल बी कॉल्ड एज अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। बट अगर किसी मार्केट को कोई रेगुलेट करे, ठीक है, अगर 365 डेज से कम वाला अगर कोई भी मार्केट इज रेगुलेटेड बाय सम ऑर्गेनाइजेशन, देन दैट विल बी कॉल्ड एज ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, देन दैट विल बी कॉल्ड एज ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये बताइए हमारे यहाँ मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? सेबी, सेबी, सब सहमत है सेबी के साथ? नहीं, इसको सेबी रेगुलेट नहीं करता है। इट इज़ रेगुलेटेड बाय आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट इज़ रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इट इज़ रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये मत भूलना, इट इज़ इंपॉर्टेंट फैक्ट। और कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करेगा? दैट विल बी रेगुलेटेड बाय सेबी, जिसके बारे में हम कैपिटल मार्केट में पढ़ेंगे भैया सेबी क्या क्या काम करती है। ओके, समझ गए कि ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है। और उसके बाद जिस ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट विच इज रेगुलेटेड बाय अ रेगुलेटर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ इंडिया मनी मार्केट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जो अनऑर्गेनाइज क्या होता है वो भी आपको मैंने समझा दिया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपने किसी फ्रेंड से, फैमिली मेंबर से या लाला से बोरो कर रहे हैं, देन दैट विल बी कॉल्ड एज अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। अब देखो हमारे सब्जेक्ट के लिए अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर कोई ट्रेंड नहीं है ना। यूपीएससी उस चीज़ पे क्वेश्चन पूछता है या फिर हम स्टडी भी उस चीज़ पे करते हैं जिसमें कोई ट्रेंड हो। आप बताइए इनफॉर्मल इकोनॉमी का कैलकुलेशन आपको भी पता हो ही नहीं सकता, इसलिए उसकी इंट्यूटिव वैल्यू ली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि भैया अगर फॉर्मल इकोनॉमी इतना प्रोड्यूस कर रही है तो इनफॉर्मल इतना का प्रोड्यूस करेगी और उसको हम जोड़ देंगे, ठीक है, बिकॉज इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज चीज़ों का कैलकुलेशन हो ही नहीं सकता है, ठीक है, इसलिए ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। बस इसके काफ़ी क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, ये सब इकोनॉमिक्स में जब आपका अगर आपने बैचलर्स किया होगा तो ये सब पढ़ा होगा, ठीक है। बट इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ यूपीएससी। बस हमारे लिए ऑर्गेनाइज्ड मार्केट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम आ जाते हैं ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में। अब देखो इसमें जब आप डिफरेंट डेज के लिए, डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन के लिए बोरो करते हो तो उनको कुछ टर्म दी गई है, ठीक है, उनका कुछ नामकरण किया गया है। जैसे कि अगर 1 साल का बच्चा है तो पहले बोलते हैं ना कि शिशु है, फिर इतना हो गया तो एडल्ट है, कि समझ रहे हो ना, जैसे कि टीनेजर होते हैं बीच में 16-17 में, फिर एडल्ट की कैटेगरी में आते हैं, फिर अधेड़ उम्र हो जाते हैं, फिर सीनियर सिटीजन हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो ड्यूरेशन है, मतलब जिस टाइम के लिए आप बोरो कर रहे हैं उसके हिसाब से इसको कैटेगराइज किया गया, ठीक है, उसको उसके हिसाब से कैटेगराइज किया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे सामने आता है 1 दिन के लिए, ठीक है, सबसे पहले हमारे सामने आता है 1 दिन के लिए। अगर आप सिर्फ 1 दिन के लिए बोरो करते हैं उसको बोलते हैं ओवरनाइट कॉल मनी। ओवरनाइट कॉल मनी क्या बोलते हैं? ओवरनाइट कॉल मनी, मत भूलना, 1 दिन के लिए ओवरनाइट कॉल मनी। अगर आप 1 से 14 दिन के लिए बोरो करते हैं, 1 से 14 दिन के लिए बोरो करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज नोटिस मनी, दैट इज कॉल्ड एज नोटिस मनी। और अगर आप 14 से 365 दिन के लिए बोरो करते हैं, इसके बीच में कहीं पर भी, ठीक है, इसके बीच में भी एक डिस्टिंक्शन आता है, लेकिन ओवरऑल इसको टर्म मनी कहा जाएगा, ठीक है। इसके बीच में एक और डिस्टिंक्शन आता है, वो जानने की जरूरत नहीं है। तो कोई कमेंट नहीं करेगा नहीं है सर इसको टर्म मनी नहीं कहते। अब यहाँ 6 महीने, जब 3 से 6 महीने हो जाता है तब उसको टर्म मनी बोलते हैं, उस डिस्टिंक्शन में मत जाएगा। लेकिन ओवरऑल इस ग्रुप को टर्म मनी कहते हैं, ठीक है। बस आप 3 याद रखिएगा। देखो मैंने बताया कि यूपीएससी डेप्थ में नहीं जाएगा, आप वाइड चीज़ों को कवर करो, ठीक है, डेप्थ में मत जाओ। तो ओवरनाइट मनी क्या होता है? जब 1 दिन का होता है, ठीक है। इसके बाद नोटिस मनी क्या होता है? जब वो 1 से 14 दिन के लिए होता है।
और टर्म मनी क्या होता है, जब वो 14 से 365 दिन के लिए होता है, 365 दिन के लिए होता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज मेच्योरिटी ऑफ द बोरोइंग, ठीक है, मेच्योरिटी ऑफ द बोरोइंग। अब अभी तक किसी ने नहीं पूछा कि भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लिया जाता है, हाउ मच इंटरेस्ट इज चार्ज, ठीक है, हाउ मच इंटरेस्ट इज चार्ज, ये अभी तक किसी ने नहीं पूछा है। देखो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो एक्चुअली गुडविल पे डिपेंड करता है, वो गुडविल पे डिपेंड करता है। वो किस पे डिपेंड करता है, गुडविल पे डिपेंड करता है। अब आप बोलेंगे मतलब मैं अच्छा इंसान हूँ तो लोग मुझे फ्री में लोन दे देंगे, मतलब कोई इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं करेंगे, नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है। देखो यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहले आती है गुडविल, ठीक है, और दूसरा आता है डिमांड एंड सप्लाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल के आप तौर पर समझिए कि अगर मान लीजिए मैंने आज ही एक कंपनी स्टैब्लिश की है, ठीक है, आज ही एक कंपनी स्टैब्लिश की है, और उससे पहले अगर आप मेरा बैकग्राउंड चेक करेंगे तो मैं एक चोर था, 10 साल मैंने जेल में काटे हैं, लेकिन वहाँ पर मुझे कोई अच्छा मैनेजर मिल गया था, मैनेजमेंट वाला, उससे मैंने बिजनेस सीख लिया। मैंने सोचा कि चोरी चकारी में तो कुछ अच्छा काम होता नहीं है, अपन कुछ बिजनेस चालू करेंगे, ठीक है। अब मैंने कंपनी खोली, लेकिन मुझे कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है, ठीक है, कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो मैं मनी मार्केट में आऊँगा, ठीक है, मनी मार्केट में आऊँगा और अपने क्या इशू करूँगा, बिल्स इशू करूँगा, ठीक है, यहाँ पर से बिल्स बोला जाएगा, तो गवर्नमेंट बिल इशू करती है, लेकिन आप समझ लीजिए मैं शॉर्ट के लिए से बिल्स बोल रहा हूँ, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट इशू करूँगा, हाँ डॉक्यूमेंट बोलना विल बी मोर वेल, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट इशू करूँगा, उस डॉक्यूमेंट में मैं लिख दूंगा कि भाई ठीक है, उस डॉक्यूमेंट में मैं लिख दूंगा कि भाई मुझे 5,000 रुपये चाहिए सबसे, जिसको जिसको खरीदना है ये खरीद लो, और मैं कम से कम 6 महीने बाद, मैं 6 महीने बाद आपको ये आपके 5,000 रुपये वापस करूँगा विथ 3% इंटरेस्ट रेट, ठीक है, विथ 3% इंटरेस्ट रेट। अब मैंने यहाँ पर 3% इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड किया, बिकॉज मैंने देखा कि भैया गवर्नमेंट भी कुछ बिल्स इशू कर रही है और उसमें भी इंटरेस्ट रेट 3% है, उसमें भी इंटरेस्ट रेट 3% है। मैंने बोला ठीक है यार, अच्छी बात है, 3% इंटरेस्ट रेट है, ओके वेल एंड गुड, इसलिए मैंने भी 3% रख लिया। लेकिन लोग गवर्नमेंट के बिल्स बहुत आसानी से खरीद लेंगे, लेकिन मेरा डॉक्यूमेंट नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड पे लोगों को भरोसा नहीं है, मेरी कोई गुडविल नहीं है, ठीक है। गुडविल का मतलब यहाँ पर होता है कि आपके बिजनेस की कितनी वैल्यू है। जैसे टाटा साहब कोई काम करने जाते हैं, सो एवरीवन इज एश्योर्ड कि भाई टाटा साहब का काम है 100% बेस्ट होगा। अंबानी साहब गारंटी ले रहे हैं, मतलब काम हो गई होगा। वहीं अगर दूसरी तरफ हमारे माल्या साहब आके गारंटी ले ले, अरे यार ये तो डुबा देगा, तो उसके शेयर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। गुडविल का मतलब होता है कि भैया आपकी कितनी मार्केट पे कमांड है। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट पे सबको भरोसा है कि हाँ भैया गवर्नमेंट ने पैसे लिए तो वापस तो आएंगे, भले आज नहीं लेकिन कल तो वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो इसे बोलते हैं गुडविल, इसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल। अगर आपका जितना मार्केट पे कमांड है, जितना मार्केट पे आपने भरोसा बना के रखा है, उसके ऊपर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होगा, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होगा। समझ में आया, ओके। अब दूसरी चीज़ पे आओ, ठीक है, अब दूसरी चीज़ पे आओ। दूसरी चीज़ मैं बोलूँ कि डिमांड एंड सप्लाई पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है। पहला तो ये कि भैया मेरी कितनी मतलब औकात है मार्केट में, उसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लोग लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि भैया आप मुझे 5,000 रुपये दे दो, मैं आपको 3% के हिसाब से पैसे वापस करूँगा, आप बोलोगे हाँ यार ये तो टाटा साहब हैं, इनका तो बहुत सही बात है, जो 5,000 3% के हिसाब से वापस कर देंगे, तो एटलीस्ट जो पैसा इन्वेस्ट किया वो वापस तो आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब लोगों के सामने SIP वर्सेस FD का ऑप्शन आया था, ठीक है, और लोग अगर लमसम इन्वेस्ट करते, मान लो 50,000 के आसपास इन्वेस्ट कर रहे थे, तो लोगों ने सोचा यार कि SIP में करेंगे तो पक्का नहीं है वापस आ जाएगा, FD में भले कम आएगा, मुश्किल से आप कह सकते हो कि मुश्किल से 2,500 रुपये बस मिलेगा, या 2,000 रुपये के आसपास बस मिलेगा, और यहाँ पर हो सकता है कि 20,000 रुपये ऊपर मिल जाए, ठीक है, 20,000 ऊपर मिल जाए, लेकिन यहाँ पर एटलीस्ट ऐसा तो कि मेरे पास 52,000 मेरे वापस आएंगे, मेरे पास मेरे 52,000 वापस आएंगे, ऐसा तो होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के मतलब लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर टाटा साहब है इसलिए इंटरेस्ट रेट पे मान जाएंगे, कम इंटरेस्ट रेट पे मान जाएंगे। और वहीं दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, ये गुडविल का कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको रिवाइज करवाया। इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आता है डिमांड एंड सप्लाई का। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट आता है डिमांड सप्लाई का। जैसे आप डिमांड सप्लाई समझो, अगर मान लो कि पैसा देने वाले बहुत कम हैं, ठीक है, पैसा देने वाले बहुत कम हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिर्फ मैं ही हुए, आप मान लो सिर्फ आप ही हो पैसा देने वाले, ठीक है, आपके पास 5,000 रुपये हैं। अब यहाँ पर 3 लोग आके खड़े हो गए, मान लो अरोड़ा सर खड़े हो गए, अब मैं खड़ा हो गया और हमारे यहाँ का एक और फैकल्टी मेंबर खड़ा हो गया, ठीक है, हमारे यहाँ का एक और फैकल्टी मेंबर खड़ा हो गया। अब मैं बोलूँगा कि भाई आप 5,000 रुपये मुझे दे दो, ठीक है, मैं बोलूँगा, ये कमलेश वर्मा है, अरोड़ा सर है, नितिन अरोड़ा सर, और ये हमारा फैकल्टी मेंबर है कोई भी, ठीक है, फैकल्टी मेंबर FM, ठीक है, फैकल्टी मेंबर। अब यहाँ पर मैंने डिमांड की कि भाई आप 5,000 रुपये मुझे दे दो, और आप मान लो मेरी इमेज टाटा टाइप की है, ठीक है, नहीं अरोड़ा सर की जैसे टाटा टाइप है, तो मान लीजिए अरोड़ा सर की इमेज है टाटा टाइप, ठीक है। अब अरोड़ा सर ने बोला कि भैया मैं आपको 3% इंटरेस्ट रेट ऑफर करूँगा। फैकल्टी मेंबर की भी इमेज अच्छी है, तो उन्होंने भी बोला 3% मैं आपको ऑफर करूँगा, ठीक है। अब मेरी इमेज भी लगभग बेकार तो नहीं है, मतलब इस गुंडे जैसी तो नहीं है, बट फिर भी ठीक ठाक है, ठीक है, लेकिन मैंने बोला कि भैया मैं 5% ऑफर करूँगा, ठीक है। अब आप सोचो कि भैया मेरी इमेज लगभग इनके इक्वलेंट है, लेकिन लोग 3% बस ऑफर कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर देखा डिमांड सप्लाई गैप हो गया, डिमांड ज़्यादा है
ठीक है, लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं और सप्लाई बहुत कम है। सिर्फ सप्लाई के लिए आप ही बस 5,000 रुपये दे सकते हो। हम लोग तो गरीब हैं, हम लोग को तो बस पैसे चाहिए कहीं से, ठीक है, कि हमें, और मैंने बोला कि मैं 5% इंटरेस्ट दूंगा, और सर ने बोला 3%, फैकल्टी में मैंने बोला 3%, ठीक है। हम लोगों की इमेज लगभग इक्वल है, ठीक है, लगभग टाटा जैसे लोग हैं हम लोग, लगभग इक्वलेंट है उनके बराबर, मतलब इमेज में, ठीक है, उनके जैसे पैसों में नहीं, ओके। तो हम लोग उनके बराबर हैं। तो अब यहाँ पर आप देखो सप्लाई बहुत ही कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो अब क्या होगा, अरोड़ा सर बोलेंगे कि मैं 4% दूंगा, वो बोलेंगे कि मैं 6% दूंगा, अब मैं बोलूँगा मैं 8% दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये बोलेंगे 9% दूंगा, मैं बोलूँगा मैं 10% दे रहा हूँ यार, ठीक है। तो आप अल्टीमेटली मुझे बेच दोगे क्योंकि मैंने इंटरेस्ट रेट ज़्यादा ऑफर किया। आप समझ में आया कि भले अगर मार्केट में बहुत सारे गुडविल वाले लोग हैं तो अल्टीमेटली डिमांड एंड सप्लाई पे काम करेगा। अगर यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर उल्टा हो जाए कि भैया सप्लाई करने वाले बहुत लोग हैं, ठीक है, सप्लाई करने वाले बहुत लोग हैं, सप्लाई करने वाले बहुत लोग हैं, और यहाँ पर खरीदने वाला सिर्फ मैं और मान लीजिए अरोड़ा सर है, ठीक है, अरोड़ा सर है, और यहाँ पर कमलेश वर्मा है। अब दोनों की इमेज लगभग सेम टाटा जैसी है, ठीक है। हमने बोला अरोड़ा साहब, मैंने बोला, अरोड़ा साहब ने बोला कि मैं आपको 2% पे ये 5,000 रुपये ब्याज में लूँगा, लेकिन मैंने बोला कि मैं 1% में ले लूँगा। तो सिंपल सी बात है यार, सप्लाई ज़्यादा है, आप सोचोगे कि यहाँ पर अरोड़ा सर ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, उनको अपन को पैसे देना चाहिए। तो डिमांड सप्लाई जो मैंने आपको कहाँ पर समझाया था, मॉनेटरी पॉलिसी में, जिसकी ज़्यादा सप्लाई होगी, ठीक है, जिसकी ज़्यादा सप्लाई होगी उसकी उतनी वैल्यू कम होगी। जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर सप्लाई की चीज़ सिर्फ एक ही थी, वहाँ पर देखो इंटरेस्ट रेट कितना पहुँच गया, 10% के आसपास पहुँचा दिया मैंने। लेकिन जैसे ही यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा बढ़ गई तो इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली 10% से घट के 2% पे आ गया। तो आपने देखा, जहाँ पर सप्लाई ज़्यादा होगी तो वहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम होगा, जहाँ पर डिमांड ज़्यादा होगी वहाँ पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा। तो आई थिंक यू आर क्लियर विद इट। अगर क्लियर नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट लेक्चर, बट आई थिंक आई एम क्लियर। बट फिर भी मैं एक बार और चीज़ों को रिवाइज करवा देता हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे डिपेंड करता है, एक डिपेंड करता है गुडविल के ऊपर, ठीक है, और दूसरा आता है डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। तो गुडविल तो आई थिंक आपको क्लियर हो गई, ठीक है। जितना बंदे की क्रेडिबिलिटी है, जितना बंदे की क्रेडिबिलिटी है तो उतना उसको उतना इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ेगा, और जितना बंदे की क्रेडिबिलिटी कम है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर टाटा साहब, उनको इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ेगा, वही मान लिया आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये गुडविल का कॉन्सेप्ट हो गया पूरा, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई, मैंने आपको डिमांड सप्लाई एक्सप्लेन किया था कहाँ पर, इंटरेस्ट रेट, मतलब अपने इन्फ्लेशन चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया था और मॉनेटरी पॉलिसी में भी एक्सप्लेन किया था, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी में भी एक्सप्लेन किया था। अब यूजुअली डिमांड सप्लाई मैंने आपको फिर से एक बार बता देता हूँ शॉर्ट में, कि भाई अगर सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है, अगर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड थोड़ी सी कम है, ठीक है, सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर जाएगा। लेकिन अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, ठीक है, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। आप इसे बोली की तरह समझिए, ठीक है, बोली समझिए, एक ही फ्लैट है, ठीक है, एक ही फ्लैट है हमारे पास। अब एक फ्लैट के लिए 10 लोग यहाँ पर बैठे हैं, कोई बोल रहा है मैं इसके 2 लाख दूंगा, कोई बोला 3 लाख दूंगा, 4 लाख दूंगा। तो आप यहाँ पर देखो, डिमांड करने वाले ज़्यादा हैं और सप्लाई सिर्फ एक ही घर है, तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, मतलब डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। जब डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, लेकिन व्हेन सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक यू आर क्लियर विद रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके। तो आज हम इस पे ही ख़त्म करते हैं। इसके बाद आई थिंक आई विल टेक 2 more लेक्चर टू एक्सप्लेन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मार्केट्स एंड द पार्टिसिपेंट ऑफ मनी मार्केट। सो आज के लिए इतना ही रहने देता है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। और एक चीज़ मैं और आपको बताना भूल गया, लेट मी एक्सप्लेन इट हियर, कि भैया यहाँ पर कोलेट्रल नहीं लगता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको मनी मार्केट के आगे चलते कैसे समझ में आएगा, क्यों कोलेट्रल नहीं लगता। सेम कैपिटल मार्केट भी कोई कोलेट्रल नहीं लगता है। अब जैसे आप देख लो कि भैया ये जो हमारे सामने जो शेयर्स आते हैं या गवर्नमेंट बॉन्ड्स निकलती है, तो गवर्नमेंट पीछे कुछ सिक्योरिटी के लिए आपको देती है कि अगर भैया मैंने पैसे वापस नहीं किए तो आप इसे बेच देना, ठीक है। अगर आप बैंक के पास जाते हो और आप उनसे लोन लेते हो तो आप अपनी कुछ ज़मीन गिरवी रखोगे, सोना गिरवी रखोगे, तो क्या जब ये गवर्नमेंट आपसे सिक्योरिटी के थ्रू लोन लेने आती है, ठीक है, तो क्या आपके पास वो कुछ पैसे चीज़ें गिरवी रखती हैं कि भैया आप मेरा ये वाला घर ले लो, आप 7 RCR में रहना चालू कर दो, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो यहाँ पर देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी कोलेट्रल, ना ही मनी मार्केट में कोलेट्रल की ज़रूरत है, ना ही कैपिटल मार्केट में कोलेट्रल की ज़रूरत है। ये चीज़ें आपको और भी आगे धीरे धीरे समझ में आएगी, ठीक है। तो बस इन चीज़ों को याद रखना। आज ज़्यादा तो मतलब चीज़ों में हम नहीं गए, कॉन्सेप्ट कवर नहीं किए हैं, बट जितना भी बेसिक्स था दैट हैव ट्राई टू कवर, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।